कि सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें, माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलदेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, लिखा गया है कि कुंडली में संतानहीनता के योग कैसे देखें, और यदि समस्याएं आ रही है तो किस ग्रह का पूजा करें, किस ग्रह का व्रत करें कि जो संभावनाएं संतानहीनता की है उसमें थोड़ा सा सकारात्मक फल मिलने की संभावनाएं बन सके। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले किसी भी प्रश्न के लिए हम सबों को संबंधित प्रश्न की परिभाषा को समझते हुए भाव का चयन करना होता है। तो लग्न कुंडली यह है, लग्न जो है, लग्न के पास में क्षमता है या नहीं है, इसका भी विचार करना चाहिए। यदि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र का भी विचार करना चाहिए कि शुक्र कहीं अस्त तो नहीं है, खराब तो नहीं है, शुक्र बलहीन तो नहीं है, यह भी अवश्य देखें। यदि महिला की कुंडली है, अब यहाँ पर देखा जाए यह कुंडली वैसे अगर महिला की है तो मंगल को भी देखे। ये नहीं देखे कि किस भाव में है, मंगल बलवान है नहीं कि नहीं है। पुरुष की कुंडली है तो शुक्र बलवान है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यदि पुरुष की भी कुंडली होगी तो शुक्रदेव 11 अंशों के हैं, सूर्यदेव 22 अंशों के हैं जो अगले राशि में है, यानी कि अस्त भी नहीं है, अपने मित्र की राशि में भी है। यहाँ नवमांश में सूर्य एवं शुक्र की युति है तो नवमांश की युतियों से प्रभाव नहीं पड़ता। यह शुक्रदेव है तो मकर राशि में है, सूर्यदेव है तो कुंभ राशि में, दोनों में अधिक की दूरियां हैं। 19 और 22 संभवतः 37-38 अंशों की दूरियां हैं। तो यह नवमांश कुंडली की युति से हम लोग ये नहीं देखेंगे कि यहाँ फलहानि हो रहा है। अब मंगल की बात करें, यदि महिला की कुंडली है तो मंगल देव किस भाव में है ये नहीं देखना। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जिस महिला की कुंडली में 12वें भाव में मंगल देव होते हैं तो संतानहीनता होती है, ऐसी कोई नियम नहीं है। मंगल बलवान होने चाहिए। तो यहाँ पर मंगल का सात्मक मान 16 है, पूर्ण युवावस्था में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, नवमांश कुंडली में भी अपने मित्र की राशि में। अगर दृश्यकाल की भी बात करें, दृश्यकाल से ग्रहों का बल देखा जाता है तो मंगल भी दूसरे दृश्यकाल में है। 16 अंश के दूसरे दृश्यकाल में है तो मंगल सिंह राशि के दृश्यकाल में हुआ तब भी ठीक है, बलशाली हो गया मित्र में। शुक्र का दृश्यकाल देखेंगे तो शुक्र 11 अंश के है, दूसरे दृश्यकाल में है तो 10 से 5 हुआ, यानी कि 2 नंबर की राशि में शुक्र भी बलवान। तो इस नियम के आधार पे तो हिंसा वाली बात नहीं। कहने का मतलब है कि लग्न को देखते हैं, शुक्र मंगल को भी देखते हैं। पांचवा भाव, जब भी किसी व्यक्ति के पास में एक भी संतान नहीं होता तो यदि कुंडली आपसे दिखलाना चाहता है तो उसके लिए पांचवें भाव का विचार करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके प्रथम संतान तो हो चुके, उसके बाद में काफी लंबा समय भी व्यतीत हुआ लेकिन दूसरे संतान नहीं है, दूसरे संतान की प्रश्न करते हैं। तो दूसरे संतान के लिए प्रश्न यदि किया जाता है तो सातवें भाव का विचार करना चाहिए। यदि तीसरे संतान के लिए प्रश्न किया जाता है तो नवम भाव का विचार करना चाहिए। चौथे संतान के लिए यदि विचार किया जाता है तो नव 11वां भाव। इस प्रकार से हर भाव से तीसरे भाव का विचार किया जाता है। यदि पहले संतान की बात है तो दूसरा पंचम भाव तो गर्भधारण का हुआ, यदि महिला की कुंडली है तो भी। पुरुष के कुंडली से भी पंचम भाव से प्रथम संतान का विचार किया जाता है। दूसरी बात, दूसरा भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा भाव परिवार के वृद्धि का है, विस्तार का है। अगर दूसरा भाव ही
खराब हो बिल्कुल, यानी कि यह विस्तार लायक है ही नहीं, तो फिर विस्तार होगा कैसे। पांचवा भाव परिवार की वृद्धि एवं विस्तार को दर्शाता है। 5वें भाव के फल के लिए 7वें भाव की भी आवश्यकता हो जाती है। 7वां भाव सहयोगी हो जाता है। लग्न एवं 7वें भाव दोनों भाव के सहयोग से पंचम भाव का फल प्राप्त होता है। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक ग्रह हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। यहाँ देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के हैं और पंचम भाव पर इनकी दृष्टि भी है। ठीक है, परंतु इस जो व्यक्ति की कुंडली है, संतान अभी तक नहीं है, शादी के 5-6 वर्ष हो गए। देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है, अपने स्वराशि के हैं, लाभ भाव में है, बुरे फलदाता नहीं है और अपने भाव को भी देख रहे हैं। अपने भाव को भी देख रहे हैं, जो पंचम भाव संतान का होता है। कुछ राशियां ऐसी होती है, हालांकि यहाँ पर संतान के लिए देखने के लिए लोग कहते हैं कि मुख्यतः वह पुरुष राशि है या स्त्री राशि है, तो इसका विचार संतान के लिए नहीं किया जाता कि संतान होगा कि संतानहीनता में उसका विचार नहीं है। हाँ, संतानहीनता में समराशियां या समग्रह देखा जाता है। तो समराशियां समग्रह, समराशियों का मतलब दो प्रकार से होता है, इसको आप लोग समझें। सम राशि का मतलब ये हुआ जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसे सम राशियां भी कहते हैं, स्त्री राशियां भी कहते हैं। यह एक अलग हुआ। अब सम राशियों को स्त्री राशि भी कही जाती है, तो चंद्रमा एवं शुक्र भी स्त्री ग्रह है, तो इन्हें तो समग्रह नहीं कहा जाता, इन्हें समग्रह नहीं कहा जाता, इन्हें स्त्री ग्रह कहा जाता है। समग्रह का मतलब हुआ कि नपुंसक ग्रह, यानी कि इन्हें बंजर ग्रह भी कह सकते हैं, जहां से कुछ उगे ही नहीं। तो बुध एवं शनि ये समग्रह है या नपुंसक ग्रह। इसी प्रकार ऐसी बात नहीं है कि जब पंचम भाव में बुध या शनि होते हैं तो वैसे संतान नहीं होते, ये भी बात नहीं। बुध या शनि जिसके पंचम भाव में होते हैं, ऐसे आप लोगों ने बहुत सी कुंडलियां देखी होंगी कि जिस कुंडली में पंचम या सप्तम पंचम भाव में बुध या शनि है तो भी उन्हें संतान होते हैं, हुए हैं, हमने भी कुंडलियां देखी है। लेकिन इस समय इनका प्रभाव भी देखा जाता है उसी प्रकार से, जिसे अगर इनको बंजर ग्रह कह लीजिए, नपुंसक ग्रह कह लीजिए, उसी प्रकार में बंजर राशियां भी होती है। बंजर राशियां कौन होती है? तो मिथुन राशि एवं कन्या राशि, मेष राशि एवं सिंह राशि, इन्हें बंजर राशि कहा जाता है, इन्हें बंजर ग्रह कहा जाता है। अब हम लोगों को विचार कैसे करना है, किन किन मुख्य विषय वस्तुओं को लेकर फलादेश करने हैं। तो इनके 5 मूल बिंदु बनते हैं। कितने मूल बिंदु बनते हैं? 5। 5 मूल बिंदु बनते हैं जिन्हें हम सब देखते हैं, और उसी मूल बिंदुओं के कई शाखाएं हो जाते हैं जो अलग अलग प्रकार से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि यह कक्षा लंबी हो जाए, आज न पूरी विषय वस्तु हो पाए तो हम लोग कल भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आज ही एक ही दिन में पूरी क्लास हो जाए, पूरा बातें समझ ले। सो
नहीं हो सकता है कि कल भी हम लोग इसी विषय वस्तु पर, इसी कुंडली पर हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला नियम है कि लग्न, एक, दूसरा, यह एक ही नियम में है, दूसरा चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति, इन तीनों से पांचवें भाव को देखना चाहिए। लग्न से भी पांचवा, चंद्रमा से भी पांचवा, गुरु से भी पांचवा। यदि लग्न शरीर का पूरक है, चंद्रमा मानसिकता का पूरक है। लग्न शरीर का अर्थ है, लेकिन अत्यधिक दिन जब हो जाता है और आपके पास में जब भी कोई व्यक्ति कुंडली दिखलाने आता है और संतानहीनता की बात होती है, तो उसके मन में संतान की प्राप्ति की इच्छा है तभी तो आया, यानी कि चंद्रमा उसके लिए, संतान के लिए सपोर्ट कर रहा है, तभी तो बच्चे की इच्छा हुई मन में, तभी तो, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तभी तो आपके पास में आया ना। जी जी। तो लग्न देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? लग्न। चंद्रमा से पांच, यदि चंद्रमा से पांचवा भाव खराब होता है तो व्यक्ति स्वभावतन डिले करता है, या वैसी चाह ही नहीं होती कि शादी है, चलो भाई ठीक है, साल 2 साल के अंदर बच्चे हो जाए, सुने। वो चाहता है कि नहीं, अभी समय नहीं है, ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, थोड़ा सा आय ठीक ठाक हो जाए तब बच्चे की बात सोचेंगे। यानी कि चंद्रमा से पांचवें भाव से इन सभी डिले के लिए यह भी देखा जाता है। वो अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्न में ही चंद्रमा है, चंद्रमा काफी बलवान है। लग्न से पांचवें भाव में भी केतु है, चंद्रमा से पांचवें भाव में भी केतु है। केतु थोड़ा बिलगाव देते हैं। केतु बिलगाव देते, बिलगाव देते मतलब कि थोड़ा सा उससे अलग, जिस भी प्रश्न की बात हो, कर केतु हो तो उस प्रश्न से थोड़ा सा व्यक्ति के मानसिक स्थिति को थोड़ी दूरियां बना देते हैं। जी। यह भी हो सकता है। तो चंद्रमा से पांचवा भाव यदि पाप प्रभावित है तो थोड़ा वैसे स्वभावतन डिले वाली बात आती है। साथ ही ये तो हो गया भाव के लिए। दूसरा, मजबूती किसकी, ग्रह में किस किस ग्रहों की स्थिति को अच्छे से देखना चाहिए। यदि महिला है तो अलग ग्रह, यदि पुरुष है तो अलग ग्रह। पुरुष को क्या बनना होता है? पिता। पुरुष को क्या बनना होता है? पिता बनना होता है। स्त्री को क्या बनना है? मां बनना है। तो यदि पुरुष की कुंडली है तो भी देवगुरु बृहस्पति को देखा जाएगा, संतान कारक। उसे पिता बनना है, सूर्य को देखा जाएगा। एवं शुक्र को देखा जाएगा। तीनों की स्थिति देखी जाएगी कि तीनों खराब में तो नहीं है। यदि तीनों खराब है तो यह भी देखा जाएगा। इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति है। अगर राहु भी है तो राहु 19 डिग्री का है, गुरु 8 डिग्री का है, 10 अंशों से ज्यादा का दूरी है, उतना कोनो खास ग्रहण योग में नहीं है। देवगुरु बृहस्पति नवमांश में देखा जाए कहाँ है, तो कन्या राशि में है। सप्तमांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो 7 नंबर की राशि में, शुक्र की राशि में है। जो लग्न कुंडली के में यह छठे भाव में है, लग्न कुंडली से छठे भाव में है, एवं जिस भाव का विचार किया जा रहा है उस भाव से 8वें है बलवान। देवगुरु बृहस्पति है अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रह की राशि में ठीक ठाक, लेकिन यह अच्छे फल नहीं दे पा रहे हैं। बलवान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए नहीं दे पा रहे। यहाँ पर हम लोगों ने पाया कि एक तो केतु के कारण थोड़ा सा बिलगाव हुआ, चाहे कंसीव की कमी हुई, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि
के कारण जो यहाँ पर केतु अशुभ फल दे रहा है वह कुछ कम हुआ, लेकिन कम ही तो हुआ, समाप्त तो नहीं हुआ पूरा 100%। यहाँ पर बंजर राशि भी है, कन्या राशि है, दो तो अवगुण